नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे और ये सारे प्रश्न को दोस्तों पूरे बेसिक को ध्यान रखते हुए आपको समझाएंगे कि एक बार में दोस्तों आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बस आप वीडियो को दोस्तों पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक एक प्रश्न दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0, बी में लिखा हुआ है 1, सी में लिखा हुआ है -1 और डी में लिखा है 2। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये भी आपको साथ में याद रखना है कि जब आपसे पूछ देगी किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान दोस्तों 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चाप, बी में लिखा हुआ है चापकण, सी में लिखा हुआ व्यास और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले आपके सामने एक चमचमाता हुआ वृत्त प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए हमारा वृत्त बन गया और इसमें क्या बताना है आपको कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए ये जो दोस्तों हमारे जीवा है वृत्त की, ये सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की वो व्यास होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में हम डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि 45 तथा 60 का मसा है, इसको 45 और 60 का मसा निकालना है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पे 45 लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 60 लिख लेंगे। अब इसका हमको क्या निकालना है? मसा निकालना है। तो पहले एक टाइम में लगाइएगा, तो एक टाइम में लगाइए तो यहाँ पे 45 आएगा और यहाँ से घटाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा घटाइएगा तो, और फिर यहाँ पर क्या उतरेगा? 45 उतरेगा। और इसके बाद कितना टाइम लगेगा? 15 तिया के 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हमारा एचसीएफ इसका कितना आ गया दोस्तों? ये 15 जो है ये हमारा एचसीएफ इसका आ गया। ठीक है, एचसीएफ यानी कि मसा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 15, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सारा प्रश्न दोस्तों एक एक प्रश्न आपका माइंड में हम फिट कर देंगे, बस वीडियो को आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए समझिएगा कि जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, और उनके संगत भुजाओं का हमारा अनुपात दिया हुआ रहेगा, जैसे में यहाँ पे 4:9 दिया हुआ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों उसका आप क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है 16/81, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब दो त्रिभुज दोस्तों समरूप होंगे और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और भुजा के अनुपात जब पूछेगा तो जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों, उसका वर्गमूल कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसका भुजा का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 5 नंबर। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे इस तरह से बनाना है कि यदि यहाँ पे दिया हुआ इतना और कहा इसका माध्य 7 है तो x का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए माध्य बराबर दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है कि कुल पदों का योग और बटे में होता है कुल पदों की संख्या। माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है? कुल पदों का योग और बटे में होता है कुल पदों की संख्या। तो देखिए माध्य की जगह पर हम 7 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा माध्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, और कुल पदों का योग अब करना है। तो कुल पदों का योग दोस्तों हम ये पद दिया हुआ इसको हम योग कर लेते हैं। तो 4 प्लस में दोस्तों कितना है? 5 है, और प्लस में कितना है? 9 है, प्लस में 11 है, इसके बाद दोस्तों प्लस में
में कितना है 1 से। तो ये सब हम कुल पदों का योग कर लिए। अब बटे में हमको क्या लिखना है, कुल पदों की संख्या। तो कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 यहाँ से कुल पदों की संख्या से भागा दे दिए ना। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आपको याद कर लेना है कि माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग पहले किए, और फिर इसके बाद में क्या करना था, बाई में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितना है 5, तो 5 से हम भागा दे दिए। अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। अब इसको जोड़िए, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 9 दोस्तों 18 हो जाएगा, और 18 11 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 प्लस 1 और बाई में कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा, तो ये 5 को देखिए बराबर के इस साइड भेजेंगे दोस्तों, तो गुना में आ जाएगा, तो गुना हो जाएगा, तो 7 5 के 35 हो जाएगा। ठीक है, इधर बराबर में कितना बरा गया 29 प्लस 1 रह गया। अब देखिए आगे दोस्तों इधर करेंगे, यहाँ से हमको आ गया 29 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, अब हमको x का मान पूछा गया है ना क्वेश्चन में, तो x बराबर हमको निकाला है, तो 29 को बराबर के हम उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे 35, अब देखिए यहाँ पर प्लस में था 29, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 35 माइनस दोस्तों 29 की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो होगा 6, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 6ठा नंबर। cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई में cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से कौन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, आपको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। यहाँ पे cos 60 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1, और बाई में यहाँ पे लिखा हुआ है cos 60 डिग्री और यहाँ पे माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको हमको बनाना है, तब देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं। देखिए पहले cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, और फिर से यहाँ लिखेंगे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से करेंगे, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़िएगा तो यहाँ 1/2 है प्लस 1 है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे हम जोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं, और बाई में लिख लेंगे। और देखिए 1/2 माइनस 1 कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा -1 बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आगे हम करेंगे, तो आगे यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ है, और देखिए बाई में दोस्तों यानी कि भागा में कितना लिखा हुआ -1/2। तो दोस्तों जब इसको ऊपर भेजते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -2, और बाई में कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे चला आया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3। यानी दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो आएगा -3, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहले आप ये समझिए कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दोस्तों जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है देखिए क्या होता है कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, और 1 से छोटा होगा दोस्तों या तो 1 के बराबर होगा। ये बात को आपको पहले अच्छे तरीके से समझना होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है दोस्तों, वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। 4 ऑप्शन में हम चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में हमको लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो मान होगा दोस्तों वो क्या 1 से बड़ा होगा, तो नहीं 1 से बड़ा नहीं होगा, ये गलत है। और देखिए बी में लिखा हुआ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो मान होगा दोस्तों वो क्या 0 से दोस्तों 0 से छोटा होगा, नहीं 0 से छोटा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और देखिए सी में लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा, तो हाँ होगा, अभी आपको हम बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए डी में लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो मान होगा दोस्तों वो -1 के बराबर होगा, तो नहीं, यह गलत है। माइनस में तो दोस्तों मान प्रोबेबिलिटी का होता ही नहीं। ठीक है, किसी घटना का जो मान होता है दोस्तों माइनस में होता ही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। दोस्तों ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें दोस्तों। मेरा ये गारंटी है कि सारे प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से हम बेसिक को ध्यान रखते हुए समझा रहा हूँ कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा दोस्तों। सारे विद्यार्थी को दोस्तों एक एक प्रश्न समझ में आएगा, बशर्ते आप वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न में आपको बताना है
लिखा हुआ है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाँ, बी में लिखा हुआ नहीं और सी में लिखा हुआ है कहा नहीं जा सकता। और देखिए डी में लिखा हुआ ए और बी दोनों। आइए देखते हैं कि क्या है नहीं है जो दोस्तों। पहले देखिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, और इंटू में दोस्तों क्या होता है a माइनस बी। यही फार्मूला पर दोस्तों हम इसको रखेंगे। और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस में दोस्तों बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि देखिए यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है ये हमारा a है, ठीक है, ऐसा मैं जूम कर लेते हैं कि ये हमारा a है। और देखिए √3 जो लिखा हुआ है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा b है। तो ये हम यहाँ से मान लिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर फिर से आपको हम लिख के बताते हैं। यहाँ पर मान लिए कि 3 और यहाँ पे प्लस √3 और यहाँ से फिर इंटू लिखेंगे 3 माइनस √3, इस तरह से हम लिख लिए। अब यहाँ पर a स्क्वायर किया हुआ है तो ये हम किसको माने हैं, 3 का माने। तो यहाँ पे 3 का हम स्क्वायर करेंगे ना, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखिए b, तो b दोस्तों हम √3 को माने हैं तो √3 को यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। नहीं, अब देखिए आगे, अब यहाँ 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखिए माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। कैसे 3 होगा ये समझिए इधर आप। देखिए मान के लिए √3 है दोस्तों, इसका आपको स्क्वायर किए हैं तो कितना आया, 3 आया। कैसे हुआ जो समझिए। √3 का स्क्वायर करना दोस्तों, यानी कि स्क्वायर मतलब क्या होता है कि यानी कि 2 बार गुना करना। तो √3 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 9 का दोस्तों इस तरह से √ चढ़ जाएगा। और 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। अब समझ में आ गया होगा, आया ना। अब 9 में से 3 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 6 जो हमारा है दोस्तों वो परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हम 6 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको क्या बताना था कि ये जो दिया हुआ दोस्तों वो एक परिमेय संख्या है। तो हाँ परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। ये आपको एक आंकड़ा दिया है, ठीक है, और कहा है कि बहुलक होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको कोई सीरीज दे दिया जाए इस तरह से, ठीक है, और कहे कि बहुलक होगा तो बहुलक हम किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपको सीरीज दिया हुआ रहेगा उसमें आपको देखना है कि कौन सा अंक को इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, वही हमारा दोस्तों बहुलक होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार दोस्तों यहाँ इसमें 3 को रिपीट किया गया है, 3 बार रिपीट किया गया है 3 को, जो कि और भी कोई अंक को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बार किसको रिपीट किया गया है, 3 को, तो 3 ही दोस्तों हमारा बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। विवेचक आपको इसका निकालना है दोस्तों। विवेचक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा a होता है, ठीक है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों ये हमारा b होता है, और कांस्टेंट में जो होता है दोस्तों ये हमारा c होता है, ठीक है। तो आपको b देखना है तो b हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस लिख लिए। अब देखिए आगे यहाँ पर AC हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए A कितना है, 3 है, और C कितना है, -1 है, ठीक है। यानी कि A और C लिखना है तो यानी कि 3 गुने -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम -3, AC की जगह पर हम -3 लिख दिए। कैसे दोस्तों AC की जगह पर -3 लिखें, क्योंकि A दोस्तों हमारा 3 था और देखिए C हमारा कितना था, -1, तो दोनों के गुना कीजिएगा तो -3 आएगा ना। तो यहाँ पे AC की जगह पर हम -3 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस गुना की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ 4 दिया दोस्तों 12 हो जाएगा, गुना की जगह 12 हो जाएगा। और यहाँ 12 और 4 को कितना हो जाएगा, 16। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। tan a बराबर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों cot 90 डिग्री माइनस a बराबर दोस्तों tan a होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा इसको बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपको इसको याद कर लेना है कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक आप ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूं दोस्तों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं दोस्तों तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है इतना, और कहा है कि सार्व अंतर है इतना। दोस्तों आपको समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका आपको सार्व अंतर निकालना है। देखिए सार्व अंतर मतलब हुआ दोस्तों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमको सार्व अंतर निकालना है, यानी कि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, यानी कि सार्व अंतर का फार्मूला होता है कि दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए दूसरा पद इसमें कौन है, -6 जो लिखा है दोस्तों ये दूसरा पद है, हमको डी निकालना है तो -6 पहले लिख लेंगे। अब पहला पद दोस्तों -10 जो लिखा हुआ है हमारा पहला पद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले फार्मूला में तो पहले से माइनस था, और यहाँ पर पहला पद कितना है -10 है, तो यहाँ पे -10 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए आगे निकालेंगे डी बराबर, तो यहाँ से देखिए -6 और यहाँ से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब देखिए डी बराबर निकालिएगा तो -6 + 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यानी कि हमारा डी बराबर निकल के कितना आ गया, 4। यानी कि सार्व अंतर बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सार्व अंतर बराबर यानी कि डी बराबर जो फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2, और देखिए सी में लिखा हुआ 0 और डी में लिखा हुआ कोई नहीं। आपको बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछ दे कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 0 होती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो cosec थीटा का मान है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, tan थीटा बराबर दोस्तों 8/15 दे दिया है और cosec थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए tan थीटा बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 8/15, तो यहाँ पे 8/15 लिख देते हैं। ठीक है, और आपको क्या निकालना है कि cosec थीटा का मान दोस्तों निकालना है। तो cosec थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, H/P होता है, यानी कि हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ से क्या H और P चाहिए, तो P तो दोस्तों हमारा 8 यहाँ पे दिया हुआ है, पर H हमको मालूम नहीं, तो H कहाँ से निकलेगा, तो देखिए P और B हमको दिया हुआ है तो H नहीं निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। आइए देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो H² इक्वल टू में दोस्तों क्या होता है कि P² + B²। आपको याद कर लेना है अगर जो आपको याद नहीं है तो। ठीक है, देखिए H हमको निकालना है, तो यहाँ से H को हम इस तरह से रहने देते हैं H²। अब P दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ, P देखिए 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस अब देखिए बी दोस्तों हमारा कितना दिया, 15 दिया हुआ है बी। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर की जगह बी का स्क्वायर करना है, यानी 15 का स्क्वायर करना है, क्योंकि बी हमारा 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब H² बराबर इसी तरह से लिख लेंगे, और 64 प्लस दोस्तों 225 की जगह यहाँ से जोड़िएगा तो 289 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जोड़ लिए। अब आगे यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब देखिए H² लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो स्क्वायर के अगर जो हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे आके अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 289 का हमारा जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 17 होता है, यानी कि H बराबर दोस्तों हमको कितना निकल गया, 17। और cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, H/P होता है, तो H हम कितना निकाल कर लेकर आ गए हैं, H हम 17 निकाल कर लाए। ठीक है, और P देखिए हमको पहले से मालूम था कि 8 है, तो यहाँ पर P हमारा 8 पहले से था। ठीक है, यानी दोस्तों cosec थीटा बराबर हमको कितना निकल के आ गया, 17/8 निकल के आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं हम 15 नंबर प्रश्न को।
निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू जितना भी होता है उससे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना होगा, ठीक है। तब इस तरह का प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए आपको बताना कि किसका मान 0 के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है पहले बताइए, 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और देखिए कॉस 0 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। और tan 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना था ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर, तो 0 के बराबर किसका, कॉस 90 डिग्री के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, समांतर श्रेणी में दोस्तों इतना दिया हुआ है और कहा कि सार्व अंतर निकालें, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है दोस्तों। कॉमन डिफरेंस बराबर फार्मूला यानी कि सार्व अंतर बराबर, ठीक है। तो हमको यहाँ से सार्व अंतर निकालना है यानी कि डी हमको निकालना है दोस्तों। देखिए दूसरा पद हमारा कितना है, 5/4 है। तो दूसरा पद यहाँ पे हम 5/4 लिख देते हैं। और माइनस पहला पद कितना है, 3/4 है। पहला पद ये है तो 3/4 हम यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा डी बराबर है, यहाँ से काटेगा तो 2 दूनी के 4, यानी कि डी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ से दोस्तों हमारा सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर हमको निकल कर कितना आ गया, 1/2, जो कि देखिए ऑप्शन हम यहाँ पे सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को दोस्तों पूरे बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाएंगे कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आए दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है, बस आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु P -1, -b की दूरी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको एक बिंदु दे दे और मूल बिंदु से दूरी पूछे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद कर लेना है कि x² प्लस में y² का अंडर रूट, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये। अब देखिए इसको हमको बनाना है तो हमको देखिए यहाँ पर जो x दिया हुआ है दोस्तों, ये माइनस ये जो लिखा हुआ x है, अब देखिए -b जो है दोस्तों ये हमारा y है, ठीक है। तब देखिए x की जगह पर कितना है, -a, तो यहाँ पर -a लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब प्लस लिख लेंगे। देखिए y दोस्तों y का हमारा क्या -b जो लिखा है दोस्तों हमारा y है, तो -b यहाँ पर लिख कर स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। इस तरह से हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब -a का दोस्तों हमको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे a² हो जाएगा। कैसे होगा देखिए आपको साइड में बताते हैं इधर। जैसे दोस्तों यहाँ पर -a है, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है कि -1 गुने -1 2 बार करना पड़ेगा ना, -a दोस्तों सॉरी, जैसे -a का आपको स्क्वायर करना है तो -a गुने में -a 2 बार इस तरह से लिखिएगा ना, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर a इंटू ए क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। यानी कि दोस्तों -a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a² लिख देंगे। उसी तरह -b का जब स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा हुआ रह जाएगा। यही दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है √a² प्लस में b² इकाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया 17 का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 18 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a b का लसा है। देखिए दोस्तों आपको a b अभाज्य संख्याएं और a b अभाज्य संख्या दे दिया है और कहा है कि a b का लसा होगा तो a b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर a और b अभाज्य संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2 और 3 अभाज्य संख्या दिया हुआ रहता है और आपसे कहता है कि इसका लसा निकालिए, तो क्या आप करते हैं, 2 इंटू में 3 करते हैं, यानी कि 2 3 का कितना हो जाता है 6, यानी कि हमारा यहाँ पे 6 इसका लसा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर a और b अभाज्य संख्या दिया हुआ था तो a गुने b कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। दोस्तों अगर जो आप इससे पहले वाला जो मैथ का वीडियो बनाए नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, उसमें काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों समझा कर आपको हम बताए हैं, पूरे बेसिक को ध्यान रखते हुए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। एक बार आप उसे जरूर देखिए, उस वीडियो के देखने से दोस्तों आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बिंदु -12, -18 का भुज है, तो आपको दोस्तों भुज इसमें निकालना है। तो भुज दोस्तों हमारा -12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो
होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पूछता है दोस्तों इसमें कि कोटि होगा तो कोटि दोस्तों हमारा -18 हो जाएगा। ठीक है, मगर भुज पूछा है तो यहाँ पर -12 जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, द्विघात समीकरण दोस्तों दिया गया है और कहा है कि मूलों के योग का मान होगा। तो मूलों का योग यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों -b/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा a होता है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और कांस्टेंट में जो होता है दोस्तों वो हमारा c होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमको यहाँ से निकालना है, यानी कि मूलों का योग निकालना है। तो देखिए हमारा b दोस्तों कितना है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले माइनस फार्मूला में, तो माइनस लिख लेंगे, b की जगह पर 2 है तो 2 लिख लिए। और a देखिए a यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन दोस्तों LBH होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। दोस्तों ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकृति संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है। ये आपको याद कर लेना है कि प्रकृति संख्याओं का योग बराबर दोस्तों जो फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ n × n + 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 23 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि 1 + tan² θ = 62। देखिए एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद कर लेना होगा कि sec² θ और माइनस में दोस्तों क्या होता है tan² θ, इसको समझिएगा, बराबर दोस्तों 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे sec² θ बराबर दोस्तों तो क्या निकल जाएगा -tan² θ बराबर, उस साइड अगर जो भेज देंगे तो इधर आके क्या +tan² θ हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 + tan² θ = 62, तो 1 + tan² θ = क्या sec² θ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक फार्मूला और आप याद कर लीजिएगा कि sin² θ प्लस में होता है दोस्तों, प्लस में क्या होता है cos² θ = 1। ये फार्मूला भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड पे छक ले। ठीक है, एक फार्मूला और आपको हम बता देते हैं कि cosec² θ, cosec² θ और माइनस में दोस्तों क्या होता है, माइनस में cot² θ होता है = 1 होता है। ये तीनों फार्मूला दोस्तों आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या बताएं कि sec² θ माइनस में tan² θ = 1 होता है, और दूसरा हम क्या बताएं कि sin² θ प्लस में cos² θ = 1 होता है, और तीसरा हम बताएं कि cosec² θ माइनस में cot², यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, cosec² θ और माइनस में लिखा हुआ cot² θ = 1 होता है। ये तीनों फार्मूला को आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, यदि sin θ = 1/2 तो θ = भाट। आपको θ = भाट दोस्तों यानी θ का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे sin θ लिखा हुआ है, और 1/2 के जगह पर दोस्तों क्या हम sin 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पर हम sin 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब sin से sin कैंसिल हो जाएगा, अब θ बराबर हमको यहाँ से कितना बच गया 30 डिग्री बच गया। आपसे पूछा गया था कि θ = भाट, तो θ बराबर कितना है 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि अब 2022 बोर्ड एग्जाम दोस्तों आपके लिए समय काफ़ी कम है, इसलिए 1 मिनट भी समय दोस्तों आप बर्बाद नहीं कीजिए, 1 मिनट दोस्तों आप यूज कीजिए और दिन रात पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर जो आपका टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स हर हाल में लाना है, माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, तो आज दोस्तों आपको पूरी एनर्जी और जोश के साथ मेहनत करना होगा। ठीक है, और आप में क्षमता है दोस्तों, आप में टैलेंट है कि 480 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, हर इंसान में दोस्तों इतना
क्षमता होता है कि कुछ भी कर पाना उसके लिए असंभव नहीं होता है। तो आपके लिए भी ये असंभव नहीं है, 480 प्लस टारगेट आप कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना होगा, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करना होगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न हम अब देखते हैं। यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पे प्लस में भी है तो बराबर उस साइड में जाएगा तो क्या में माइनस में हो जाएगा, यानी कि a बराबर हमको 90 डिग्री माइनस b निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉस a बराबर होगा ये पूछा गया है, तो यहाँ से कॉस लिख लेंगे। a की जगह पर क्या है 90 डिग्री माइनस b है, तो एक जगह पर यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री माइनस b इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पर कितना है b है, तो यहाँ पे हम b लिख देंगे। लेकिन साइन b दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15, बी में लिखा हुआ है 23, सी में लिखा है 12, डी में लिखा है 75। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या दोस्तों जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में दोस्तों 23 केवल एक ऐसा संख्या है जो केवल एक से और अपने आप से कट रहा है। तो 23 जो है दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5 बचे के 25 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 5 ये दोस्तों हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया है। तो 2 के पावर कितना है 2, 2 बार 2 है ना, इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 5 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हमारा इसका कितना आ गया 2 के पावर 2 और इंटू में 2 के पावर 5, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और द्विघात बहुपद के दोस्तों शून्यांकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या दोस्तों कितना होती है, तो 3 होती है। ये सब पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए 29 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2πr, बी में लिखा है πr², सी में लिखा है 3πr, डी में लिखा है πr। तो आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो πr² होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है दोस्तों कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम काफ़ी 30 प्रश्नों का शानदार सलूशन दिए हैं दोस्तों, कि सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसमें से जो भी प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है सारा प्रश्न, तो उसको आप बार बार क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको इसमें सही लगेगा। देखिए प्रश्न बताना है कि सेक 30 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में लिखा है √2, बी में लिखा है 2, देखिए सी में लिखा है 2/√3, देखिए यहाँ पे डी में लिखा है 1। तो इसमें से जो ऑप्शन दोस्तों आपको बिल्कुल सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, जो आंसर आपको सही लगे जवाब दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।